हेलो दोस्तों, रोशन अकेडमी में आपका स्वागत है। ये वीडियो सेट से संबंधित है। आज हम आप लोग के सामने लेकर के आए हैं मैथ पेडागोजी से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न, ताकि आप सीटेट के एग्जाम में अच्छे नंबर से क्रैक कर सकें। तो गाइज यहाँ पर देखेंगे, आज बात करने वाले हैं आपको ग्राफ पेपर, आलेख पेपर, इसी को कहते हैं ग्राफ पेपर भी और आलेख पेपर भी। तो इसी के बारे में आज चर्चा करेंगे। ग्राफ पेपर या आलेख पेपर से संबंधित जो भी आपका सीटेट के एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो गाइज एक वीडियो में आपका पूर्ण रूप से क्लियर हो जाएगा। इसलिए आप लोग मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें, ताकि आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन प्राप्त हो और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक शेयर करें। तो चलिए गाइज देखते हैं ग्राफ पेपर और आलेख पेपर में किस तरह से कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो गाइज यहाँ पर देख सकते हैं, कह रहा है कि ग्राफ पेपर या आलेख पेपर का प्रयोग 2D आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने तथा क्षेत्रफलों की तुलना करने में प्रयोग किया जाता है। ग्राफ पेपर आलेख पेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? तो इसका प्रयोग 2D आकृतियों के क्षेत्रफल अनुमान लगाने तथा क्षेत्रफलों की तुलना में प्रयोग किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या कह रहा है। आगे कह रहा है कि इसका प्रयोग सांख्यिकी की आंकड़े को प्रदर्शित करने में प्रयोग किया जाता है। ग्राफ पेपर का प्रयोग कहाँ किया जाता है? इसका प्रयोग सांख्यिकी की आंकड़े को प्रदर्शित करने में किया जाता है। तो चलिए गाइज हम फिगर के माध्यम से समझते हैं कि ग्राफ पेपर और आलेख पेपर का प्रयोग कैसे, कहाँ पर, कैसे करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, मैं आपको एक फिगर के माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, ताकि आप आसानी से समझ सकें। जैसे कोई भी इस तरह से फिगर होते हैं, ग्राफ पेपर का प्रयोग करके बच्चों को समझाया जाता है कि किस तरह से सांख्यिकी आंकड़े को प्रदर्शित करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो जैसे आप देख सकते हैं कि सांख्यिकी आंकड़े के माध्यम से कोरोना काल जिस समय था, तो उसका पता लगाया जाता था कि कितना दिन में कितना बढ़ रहा है ग्राफ, या कितना जल्दी बढ़ रहा है या घट रहा है। इस तरह से पता करने का काम किया जाता था इसी ग्राफ आलेख पेपर के माध्यम से। तो आसानी से इसे पता लगाया जा सकता है, और इससे संबंधित जनसंख्या के नियंत्रण को भी पता लगाया जा सकता है कि किस तरह से कब कैसे बढ़ रहा है, उसके हिसाब से ग्राफ के माध्यम से भी पता लगाया जा सकता है। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ रहे होंगे और पूर्ण रूप से समझ गए होंगे। तो चलिए इससे संबंधित कुछ हम प्रश्न कर लेते हैं, और पीछे भी जो गिनतारा, एबेकस, जियो बोर्ड जो भी बताए हैं, इससे संबंधित इसमें आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे। तो गाइज इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दे, ताकि जो भी स्टूडेंट सीटेट के एग्ज़ाम देने वाले हैं उनको इस वीडियो के माध्यम से फ़ायदा हो सके। तो गाइज चलिए देख लेते हैं कि किस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं सीटेट के एग्ज़ाम में। यहाँ पर देख सकते हैं आप लोग। यहाँ पर पहला प्रश्न देखेंगे। पहला प्रश्न क्या कर रहा है? कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है, निम्न में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री TLM सर्वाधिक उपयुक्त है? तो बच्चों को जब बताना होगा, कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाना होगा कि 1/10 बड़ा है या 1/100 बड़ा है, तो इसको किसके माध्यम से हम बताएंगे। तो यहाँ पर आप लोग आंसर तो आपको बता दिया गया है, मगर आप लोग ईमानदारी पूर्वक आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि इसका आंसर क्या होगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, कह रहा है जैसे लेस देन और ग्रेटर देन होता है, उसमें बच्चों को बताया जाता है कि इसमें कौन सा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। तो जैसे यहाँ पर हम देखिए आप लोग को बता दिए हैं कि इस तरह से ऐसे एक बॉक्स बना लें, उसमें कई भाग बांट लें। इसके बाद बताएं कि यहाँ पर 0.1 और 0.01 इस तरह से लिख सकते हैं। तो ऊपर वाला जो है 1/10 दिया हुआ है, उसका ऊपर लिखा हुआ है, और जो 1/100 है उसका नीचे लिखा हुआ है। तो इसमें पूछा जाएगा कि कौन बड़ा है, कौन छोटा है। तो आपको बड़ा प्रदर्शित करने के लिए होता है, तो आपका ए आंसर हो जाएगा। इस तरह से आपको बताना है कि इसमें ए बड़ा होगा। तो इससे समझ जाएगा बच्चा कि कौन बड़ा है और कौन छोटा है। तो गाइज इसका आंसर हो जाएगा दूसरा ऑप्शन सही होगा, संख्या चार्ट। क्योंकि डाइंस ब्लॉक तो होगा नहीं, क्योंकि डाइंस ब्लॉक में जोड़ घटाव गुना सिखाया जाता है, इसलिए आपका ये तो होगा नहीं डाइंस ब्लॉक। इसके बाद तीसरा ऑप्शन कहता है गिनतारा। तो गिनतारा में जुड़ने का भी काम किया जाता है, इसलिए ये भी नहीं होगा। चौथा में कह रहा है कि 10x10 वर्गीकृत ग्रिड, तो ये भी आपका नहीं होगा। तो गाइज आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि ऑप्शन के माध्यम से आप समझ रहे होंगे। तो एक बार ज़रूर झूम के लाइक कर दें
और शेयर सब्सक्राइब कर दें ताकि आप मोटिवेट हो जाऊं और आपको अधिक से अधिक अच्छे से अच्छे प्रश्न लेकर के आऊं। तो चलिए गाइज अगला प्रश्न देखते हैं हम लोग करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कह रहा है अगला प्रश्न में कह रहा है कि कक्षा 4 में सममित और परावर्तन के ज्यामितीय संकल्पनाओं की वृद्धि के लिए निम्न में से कौन से व्यवहार कौशल उपकरणों की आवश्यकता है। यहाँ पर देख सकते हैं तो पहला ऑप्शन कह रहा है मोतियों की माला, दूसरा बिंदु सीट, तीसरा गिनतारा और चौथा द्विमुखी पटल। तो आप लोग आंसर करेंगे कौन सा आंसर होगा, क्योंकि आपका आंसर किया हुआ है लेकिन आपको पढ़ा दिया गया है, तो आप ईमानदारी पूर्वक अपने से आंसर ज़रूर कमेंट में करें, तब हम समझेंगे कि आप समझ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं कि इसका आंसर आपका दूसरा होगा। मोतियों की माला तो होगा नहीं, इससे कोई संबंधित नहीं है। और क्योंकि मोतियों की माला आपको बताया गया था पहले, मोतियों के माला में पहले आपको सिलेट वाला जो मोती बताया गया था जो अबेकस गिनतारा में, उससे संबंधित है, तो इससे संबंधित इसमें कुछ लेना देना है नहीं, मोतियों की माला नहीं होगा। तो बिंदु सीट तो आपका आंसर बिल्कुल क्लियर है। तीसरा कह रहा है गिनतारा, तो आपका गिनतारा भी नहीं होगा क्योंकि गिनतारा में जोड़ घटाव सीखते हैं, जोड़ने की क्रिया सीखा जाता है। इसके बाद आपका द्विमुखी पटल, तो आपका ये भी नहीं आंसर होगा, आपका हो जाएगा आंसर दूसरा बिंदु सीट को हम कहते हैं डॉट पेपर भी कहते हैं या डॉट पटल भी कहते हैं बिंदु सीट को। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखेंगे अगला प्रश्न कर रहा है कि एक दिए हुए आयत और समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल समान है, परंतु कक्षा 4 के अनेक शिक्षार्थियों ने उत्तर दिया कि समानांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल अधिक है। शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है। यहाँ पर अधिक कह रहा है, तो शिक्षक शिक्षार्थियों को यह समझाने में किस प्रकार की सहायता कर सकता है कि दोनों के क्षेत्रफल समान है, बता सकता है। तो गाइज आप लोग ऑप्शन को देखेंगे कौन सा आंसर सही होगा। तो पहला कह रहा है कि कागज को मोड़ने के प्रयोग से, दूसरा पैमाने के प्रयोग से, तीसरा जियो बोर्ड के प्रयोग से और चौथा ग्राफ पेपर के प्रयोग से या आलेख पेपर के प्रयोग से। तो आपका आंसर बताया हुआ यहाँ पर चौथा आंसर होगा, आलेख यानी ग्राफ पेपर के प्रयोग से। इस तरह से आपको बताया जाएगा क्योंकि पहले ही हम आपको ग्राफ पेपर या आलेख पेपर हम बता दिए गए हैं कि इसके प्रयोग से 2D आकृतियों के क्षेत्रफल का अनुमान लगाने में तथा क्षेत्रफल की तुलना करने में इसका प्रयोग किया जाता है। तो गाइस आपका आंसर चौथा हो जाएगा, कागज को मोड़ने के प्रयोग से आपका होगा नहीं, दूसरा पैमाने के प्रयोग से तो आपका ये भी नहीं होगा, और गाइज तीसरा जियो बोर्ड के प्रयोग से तो आपका ये भी नहीं होगा, जियो बोर्ड के प्रयोग से नहीं भी होगा क्योंकि इसका प्रयोग परिधि, क्षेत्रफल और अन्य बहुभुज विशेषताओं को पता लगाने में इसका किया जाता है आपका, इसलिए आपका तीसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तो आपका ऑप्शन चौथा आंसर करेक्ट होगा। इसलिए आप लोग इसी तरह से आप लोग काट काट के सही आंसर को करेंगे कि कौन सही है कौन गलत है। तो आप 100% ऑप्शन को सही करके आएंगे। तो चलिए आगे देखेंगे आगे क्या कह रहा है अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कह रहा है कि कक्षा 2 के शिक्षार्थियों को सरल आकृतियों, उसके लंबों और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम उपकरण है। पहला कह रहा है श्यामपट्ट का तल, दूसरा जियो बोर्ड, तीसरा 3D सॉलिड्स के नोट्स, इसके बाद चौथा क्यूब्स। तो आप आंसर करेंगे कौन सा इसका आंसर होगा। तो आपका आंसर यहाँ पर बताया हुआ है कि जियो बोर्ड होगा, क्योंकि जियो बोर्ड के ही माध्यम से हम क्या करते हैं, आकृतियों को लंब और किनारों से परिचित कराने का सबसे उत्तम साधन है। यहाँ पर देख सकते हैं लंब किनारों को परिचित कराने का सबसे उत्तम साधन है, क्योंकि जियो बोर्ड हम पहले ही आपको बता चुके हैं। आप मेरे चैनल पर जाएंगे तो वहाँ पर डायरेक्ट उसको आप थंबनेल्स में देख सकते हैं कि जियो बोर्ड कौन सा है। आपको देखते के साथ आपको पता चल जाएगा कि जियो बोर्ड के माध्यम से क्या होता है, तो आप आसानी से समझ जाएंगे। इसलिए आपका दूसरा आंसर हो जाएगा जियो बोर्ड। पहला आपका होगा नहीं श्यामपट्ट का तल, इसे कोई संबंधित नहीं है। 3D सॉलिड्स के नोट्स, तो ये भी आपका नोट्स वगैरह ये सब कुछ नहीं होगा। क्यूब्स भी नहीं होगा, आपका दूसरा ऑप्शन होगा। चलिए गाइज आगे देखते हैं आगे क्या कह रहा है। अगला प्रश्न कह रहा है, देखेंगे यहाँ पर अगला प्रश्न कह रहा है कि गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टिबाधित के लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जा सकता है। देख सकते हैं तो पहला ऑप्शन कह रहा है टेलर या गिनतारा, भिन्न का किट संख्या चार्ट, दूसरा संख्या चार्ट कंप्यूटर जियो बोर्ड, तीसरा टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड और चौथा कंप्यूटर संख्या चार्ट और जियो बोर्ड। तो गाइस यहाँ पर कह रहा है गणित के कक्षा कक्ष में दृष्टि
बाधित के लिए निम्न में से किसका प्रयोग शिक्षा के साधनों के रूप में किया जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि जो भी बच्चा दृष्टिबाधित होगा वो सॉफ्टवेयर को नहीं समझेगा, हार्डवेयर को समझ सकता है, छू करके उसको पता लगाया जा सकता है कि क्या है, लेकिन वो सॉफ्टवेयर को नहीं समझता है। तो टेलर गिनतारा क्या है, ये तो हार्डवेयर है, ये ठीक है। दूसरा कह रहा है कि भिन्न कीट, ये भी ठीक है, ये हार्डवेयर का रूप है। और संख्या चार्ट, ये संख्या चार्ट जो है वो सॉफ्टवेयर का रूप है, इसलिए संख्या चार्ट को दृष्टिबाधित बच्चे पता नहीं कर सकते हैं। आपका ऑप्शन गलत हो जाएगा संख्या चार्ट की वजह से। दूसरा कह रहा है कि संख्या चार्ट, तो इसमें भी आपको ऊपर में ही संख्या चार्ट पहले ही मिल गया, इसलिए आपका दूसरा भी आंसर गलत हो जाएगा। संख्या चार्ट कंप्यूटर होगा, जियो बोर्ड होगा और कीबोर्ड होगा। इस तरह से अगर दृष्टिबाधित बच्चों को टच करके अगर बताया जाए तो हार्डवेयर को टच करके वो समझ सकता है कि यह कंप्यूटर है, यह जियो बोर्ड है या यह कंप्यूटर का कीबोर्ड है, समझ सकता है। लेकिन संख्या चार्ट के माध्यम से नहीं समझ सकता है क्योंकि यह सॉफ्टवेयर का भांति काम करता है। चलिए आगे देखते हैं। अगला तीसरा ऑप्शन कर रहा है टेलर का गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। तो ये आपका सही होगा क्योंकि टेलर और गिनतारा को दृष्टिबाधित बच्चे जो होते हैं वो छू करके पता कर सकते हैं, कंप्यूटर को भी पता कर सकते हैं, जियो बोर्ड को भी पता कर सकते हैं। क्योंकि जियो बोर्ड में हम बताए हैं कि उसमें कुछ कील होते हैं, ठोका हुआ होता है एक बोर्ड में कील, उसी के माध्यम से बच्चे को बताया जाता है कि इस तरह से त्रिभुज बनता है, इस तरह से वर्ग आयत बनाया जा सकता है। इसलिए उसको छू करके पकड़ करके दृष्टिबाधित बच्चे आसानी से समझ सकते हैं, पता कर सकते हैं कि यह क्या है, वर्ग आयत या त्रिभुज है। तो गाइज अगला कर रहा है चौथा कंप्यूटर संख्या चार्ट। तो इसमें भी आपको संख्या चार्ट देखने को मिलेंगे, इसलिए ऑप्शन चौथा भी गलत हो जाएगा। इसलिए तीसरा ऑप्शन आपका सही है, टेलर गिनतारा कंप्यूटर जियो बोर्ड। चलिए अगला प्रश्न यहाँ देखेंगे, कह रहा है कि गणितीय विचारों को समझना और उनके अनुक्रमों को सही क्रम में रखना। तो इसमें अगला प्रश्न कर रहा है निम्नलिखित में से कौन सी संख्या की समझ का महत्वपूर्ण पहलू नहीं है। निगेटिव प्रश्न है, तो इसको निगेटिव प्रश्न है तो आप देखेंगे निगेटिव ऑप्शन कौन सा है, चुनेंगे। पहला कह रहा है पंक्तिबद्धता, ये तो आपका सही है। दूसरा कह रहा है गणना, ये भी आपका सही है। तीसरा कह रहा है अंक सीखना, तो ये भी आपका सही है। आपका संरक्षण नहीं होगा, आपका चौथा ऑप्शन नहीं होगा, यही निगेटिव है। अब पंक्तिबद्धता क्या होता है, तो पंक्तिबद्धता जैसे इस तरह से हम लाइन खांचा खींच दी, इसको हम पंक्तिबद्धता कहते हैं। तो दूसरा कह रहा है गणना, तो गणना कैसे सीखते हैं, तो इसी में जो 1 2 3 4 5 लिखते हैं उसी को गणना या अंक सीखना कहते हैं। तो आपका ये चौथा ऑप्शन नहीं होगा, ये संरक्षण नहीं होगा। तो चलिए गाइज आगे देखते हैं, प्रश्न देखेंगे गाइज। अगला प्रश्न कर रहा है कि संख्याओं के संदर्भ में प्राथमिक कक्षा के बच्चे अर्थात वे बच्चे जिनका आयु वर्ग क्या है, 8 से 9 वर्ष है, निम्नलिखित में से किस समुच्चय से प्रवीण है, किस समुच्चय से यहाँ पर देखते हैं। पहला ऑप्शन कह रहा है वर्गीकरण, प्रतिवर्ती, अनुपातिक विवेचन। तो आपका पहला ऑप्शन तो होगा नहीं क्योंकि अनुपातिक विवेचन की बात कह रहा है, क्योंकि 8 से 9 वर्ष के बच्चे जो होते हैं वर्गीकरण सीख लेते हैं, प्रतिवर्तिता करते हैं, लेकिन अनुपातिक विवेचन नहीं सीखते हैं। क्योंकि अगर आप देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में, क्योंकि यह क्वेश्चंस जो है पूछा हुआ है, आप देखेंगे जब 31 जनवरी 2021 में एग्ज़ाम हुआ था उस समय आपको इस पूछा गया था, या आप देख सकते हैं इससे पीछे वाले जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें आपको देखने को मिलेंगे। प्रीवियस ईयर्स अगर पढ़े होंगे, देखे होंगे तो आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पर आपको अनुपातिक विवेचन 8 से 9 वर्ष के आयु वर्ग के बच्चे में विकसित नहीं होते हैं। दूसरा कह रहा है कि पंक्तिबद्धता, प्रतिवर्त, अनुपातिक विवेचन, इसमें भी अनुपातिक विवेचन देखने को मिल रहा है, इसलिए आपको दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। तीसरा ऑप्शन कह रहा है पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण, अनुपातिक विवेचन, इसमें भी है, इसलिए आपका इसमें से तीनों कोई नहीं होगा। आपका चौथा ऑप्शन हो जाएगा पंक्तिबद्धता, वर्गीकरण और प्रतिवर्तता। तो ये आपका आंसर चौथा हो जाएगा। तो गाइस आप समझते हैं कि पंक्तिबद्धता क्या होता है, तो जैसे ऐसे ऐसे जो भी खींचते हैं इसको क्या होता है, पंक्ति कहते हैं, जो पंक्ति में, और वर्गीकरण करते हैं जैसे 1 2 3 4 5 इसमें लिखते हैं उसको क्या कहते हैं, वर्गीकरण कहते हैं। और मान के चलिए कि 1 2 3 4 5 6 यानी 10 इस तरह से लिख दिए और बच्चों से पूछेंगे कि ये क्या है, तो बच्चा बताएगा कि ये 10 है, इसी को हम प्रतिवर्तता कहते हैं। तो गाइज़ आई होप, हम उम्मीद करते हैं कि आप समझ गए होंगे इस वीडियो के माध्यम से। तो गाइज़ अगर आप समझ गए होंगे तो आप वीडियो के
कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें कि आपको यह वीडियो कैसा लगा, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें, और अधिक से अधिक अपने दोस्तों के पास झूम के शेयर करें ताकि आपके दोस्त भी इस वीडियो के माध्यम से सीटेट के एग्ज़ाम में अच्छे नंबर से क्रैक कर सकें। तो चलिए गाइज, आज का इतना ही, फिर हम अगले वीडियो में मिलेंगे। यह वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।